नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है द राइज ऑफ द मगध एम्पायर। इस टॉपिक के अंदर हम मगध एम्पायर के राइज होने के कारणों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर मगध एम्पायर की भौगोलिक स्थिति और सेकंड रहेगा योग्य नेतृत्व, जिसमें हम विभिन्न राजवंशों के द्वारा राजनीतिक और आर्थिक विस्तार को हम विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी प्रमुख रूप से रहेगी। और इस टॉपिक के अंदर अंत में सिविल सेवा के अंदर पूछे गए प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे, ताकि हमारे बच्चों का जो दायरा है, सोचने समझने की जो क्षमता है, और ज्यादा विस्तृत हो सके। मगध साम्राज्य का जो प्राचीन राजधानी था, जिसे राजगृह या राजगिर के रूप में जानते हैं, ये एक प्राकृत भाषा से लिया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ हाउस ऑफ द किंग मीन्स राजाओं के घर के रूप में जानते हैं। राजगृह चारों ओर से फोर्टिफाइड था, मीन्स किले बंदी हो रखी थी, साथ ही साथ बहुत सारी पहाड़ियों से भी घिरा हुआ एक स्थान था। लेकिन आगे चलकर राजाओं ने सुविधा के लिए राजगृह से अपना जो राजधानी था वो पाटलिपुत्रा ट्रांसफर कर लिया। उसके बहुत सारे कारण हम देखते हैं, कुछ पॉलिटिकल कारण देख सकते हैं, कुछ इकोनॉमिकल देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो गंगा नदी के किनारे ट्रेड रूट पर सिचुएटेड स्थान भी था, इस वजह से इन लोगों ने अपना कैपिटल कहाँ लेके आए? पाटलिपुत्रा लेके आए। इस पिक्चर के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे कि बेटा ये जो पिक्चर दिखा रखी है ये प्राचीन राजगिर की दिखा रखी है, और ये जो जितने भी खंडर दिखाई दे रहे हैं वर्तमान समय जो पटना में स्थित ये खंडर हैं, जो पाटलिपुत्रा के अवशेष के रूप में हम जानते हैं। ओके, सो अब चलते हैं हम यहाँ पर हमारी डायनेस्टीज की जानकारी के बारे में। सो फर्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पुराणाज, कहते हैं पुराणों के अनुसार जो प्रथम जो डायनेस्टी बताई गई है वो बृहद्रथा डायनेस्टी को बताया गया है। लेकिन अगर हम बौद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर जो वंशावली मिलती है वो हर्यक डायनेस्टी से प्रारंभ होती है, जिसमें हम देखेंगे कि मगध अंपायर है बेटा 16 महाजनपदाओं में से एक प्रमुख अंपायर था, जो वर्तमान बिहार के पटना वाले क्षेत्र में सिचुएटेड था। ओके, सो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसकी लोकेशंस भी क्या थी। तो लोकेशंस के अंदर हम देखेंगे कि इसके नॉर्थ के अंदर जो गंगा रिवर दिखाई देगा, इसके जो ईस्ट के अंदर आपको अंगा महाजनपद या अंगा रिवर भी दिखाई देगा। इसके साउथ में अगर देखने जाते हैं हम देखने जाते हैं बेटा, तो आपको छोटा नागपुर का पठार भी आपको दिखाई देगा, और इधर आप देखेंगे तो सोन रिवर भी आपको दिखाई देगी। तो ये प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में ये पाटलिपुत्रा का विस्तार पाया जाता था उस समय। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, बौद्धिक टेक्स्ट के आधार पर हमें जो मगध की पहली जो डायनेस्टी मिलती है वो हर्यक डायनेस्टी मिलती है, जिसका टाइम पीरियड हम बेटा 544 से लेकर 412 BCE तक हम देखते हैं। इस डायनेस्टी के फाउंडर के रूप में हम बिंबिसार को पाते हैं, जिसे जैनिस टेक्स्ट के आधार पर श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में अभी राजनीतिक विस्तार को इसने आक्रामक रूप से न अपनाकर वैवाहिक संबंध के आधार पर अपनी सीमाओं का विस्तार किया, जिसमें हम प्रमुख रूप से चेलेना जो लिच्छवी राजकुमारी थी, महाकौशला या कौशल देवी जो प्रसेनजीत की सिस्टर थी, और जिसके बाद क्षेमा जो मध्य देश की राजकुमारी थी। इन सभी से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके न केवल राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान की, बल्कि इसके साथ साथ अपनी सीमाओं को मजबूत भी किया। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि इसने वैवाहिक संबंध के अलावा भी जो प्रदेश था उसको अपने मगध में इंक्लूड किया या शामिल किया, उसको पराजित करके मगध प्रदेश में शामिल किया। इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पर हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि मगध बिंबिसार के बाद जो हालांकि इनके पुत्र थे अजातशत्रु, जो इनकी हत्या करके सिंहासन पर बैठे, इन्होंने वैवाहिक संबंध
स्थापित न करके साम्राज्यवादी विस्तार नीति को सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से लागू किया। इन्हें भी एक उपनाम से भी जाना जाता था। जो अजातशत्रु का उपनाम था वो था कुणिक नाम से सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। अजातशत्रु ने, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध के अलावा मतलब राजनीतिक विस्तार को लड़ाइयों के द्वारा विस्तार दिया, जिसमें काशी को इन्होंने विजित किया। साथ ही साथ वज्जी संघ को तोड़ने में सबसे बड़ी सफलता अजातशत्रु ने प्राप्त की, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाने पड़े। साथ ही साथ जो मल्ला संघ था उसको भी इन्होंने पराजित करके मगध साम्राज्य में इंक्लूड कर लिया था। ओके, ये न केवल साम्राज्य को विस्तार दिया, ये भगवान बुद्ध के भी अनुयायी थे या इनके भी भक्त थे जो उनको मानते थे। जो पहली बौद्ध समिति थी, बुद्ध काउंसिल, वो पहली बार अजातशत्रु के द्वारा राजगीर में आयोजित की गई, जिसमें बहुत सारे बौद्ध जो भिक्षु थे वो आए और बहुत सारे ग्रंथों का संकलन किया गया। इसके आगे देखते हैं कि हर एक डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे वो दशक या नागदशक के नाम से जाने जाते हैं। ओके, इसके बाद जो आएगा वो शिशुनाग डायनेस्टी के रूप में जानते हैं, जो इन्हीं के साम्राज्य में या इन्हीं के दरबार में एक मंत्री के रूप में थे। वो अंतिम नागदशक को उसके पद से हटाकर पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है, जिसको हम शिशुनाग डायनेस्टी के रूप में जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था बेटा 412 से लेकर 344 BCE तक हमको देखने को मिलता है। नागादशक डायनेस्टी के जो फाउंडर है अभी बता चुके हैं, शिशुनाग थे। तो इनके अलावा इन्होंने जो विद्रोह करके हर एक डायनेस्टी को से इन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना की। ये केवल एक मंत्री थे, बल्कि एक पावरफुल, ये एक विजन के साथ करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने अवंती को, जो सबसे बड़ा दुश्मन रहा था अभी तक मगध का, उसको पराजित किया। ये अवंती जो उज्जैन का इसका कैपिटल था, मगध का हमेशा से ही दुश्मन रहा था, उसको पराजित करके इसको भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इसके अलावा हम सबसे बड़ी चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी कि इनके ही वंशज जो कालाशोक के नाम से जाने जाएंगे, वो उनके द्वारा सेकेंड बौद्ध समिति आयोजित की गई। अभी फर्स्ट बौद्ध समिति आप सबको पता है अजातशत्रु ने राजगृह में आयोजित की थी, और सेकेंड बौद्ध समिति कालाशोक के समय आयोजित की गई है। दोनों बौद्ध समिति सबसे ज़्यादा IAS, PCS, SSC इन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट बौद्ध समिति राजगृह अजातशत्रु के समय, सेकेंड बौद्ध समिति कालाशोक और वैशाली में। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। महानंदीन वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के जो अंतिम जो शासक थे जो महानंदीन थे, और इसी के साथ इस डायनेस्टी का अंत हो जाता है और जो नई डायनेस्टी आती है वो थी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का टाइम पीरियड हम देखते हैं 344 से लेकर 324 और 323 BCE के आसपास हम देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू पुराणाज महापद्मनंदा शूद्र वॉज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। कहते हैं जो महापद्म नंद थे, जो नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे बेटा, वो एक शूद्र जाति से बिलोंग करते थे पुराणों के अकॉर्डिंग। सो आगे हम देखते हैं जो इस डायनेस्टी, ये सबसे पावरफुल शासक रहे थे, लेकिन इस डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे वो धनानंद के रूप में हम जानते हैं। वो इस डायनेस्टी के अंतिम शासक थे जिसको चंद्रगुप्त पराजित करके एक नई डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करेंगे जिसका नाम रहेगा मौर्यस डायनेस्टी। इससे पहले हम देखते हैं कि महापद्म नंद के समकालीन सबसे पावरफुल शासक जिसको आप जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसी समय भारत के इस क्षेत्र से आक्रमण करते हैं, और वो इस समय बहुत सारे इतिहासकार जो नंद डायनेस्टी के बारे में डिफाइन करते हैं या वर्णन करते हैं। अभी तक जो मगध डायनेस्टी का जो विस्तार आपको देख रहे हो, इन क्षेत्रों में
विस्तार होने लग गया था और इस समय भारत की सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी। ओके, इसका अंत आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, मौर्यन डायनेस्टी के साथ इसका अंत हो जाता है। ओके, सो अब हमारा टॉपिक चलता है कि अभी तक तो हमने देखा था कि योग्य नेतृत्व के कारण कैसे मगध साम्राज्य आगे बढ़ता है या राइज होता है। अब इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे भौगोलिक स्थिति ने मगध साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया या कैसे मगध को और ज़्यादा मजबूत किया, जिसमें हम प्रमुख रूप से यहाँ के एग्रीकल्चर को देखेंगे, सेकंड आयरन माइंस देखेंगे, थर्ड एलिफेंट्स देखेंगे, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, एंड लास्ट में हम पॉइंट को देखेंगे एम्बिशियस किंग्स एंड देयर पॉलिसीज वाले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहले पॉइंट पर चलते हैं बेटा, एग्रीकल्चर। कहते हैं मगध साम्राज्य व बाकी जो आसपास के जो जितने भी क्षेत्र थे मगध के कंट्रोल में थे, वहाँ पर बहुत सारी नदियों का जाल सा बिछा हुआ आप देख सकते हो। ये पूरे क्षेत्र में, इन पूरे क्षेत्र में आप नदियों का जाल देख सकते हो। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा कि क्या बता चुका हूँ। चलिए हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं वही बात। कहते हैं कि जो रिवर्स के द्वारा जो सोइल लाई जाती है बेटा, वो कैसी होती है, एलुवियल सोइल। कैसी होती है, एलुवियल सोइल। और हमेशा हम देखते हैं कि एलुवियल सोइल कैसी होती है, फर्टाइल होती है। अब फर्टाइल सोइल में क्या होता है, फर्टाइल सोइल के अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है हमेशा सरप्लस होता है। सरप्लस होने की वजह से जो भी अतिरेक जो भी प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में जाता है, वही शिल्प उत्पादन से लेकर व्यापार वाणिज्य वगैरह को और ज़्यादा बढ़ाता है। और इसी के कारण यहाँ पर इकोनॉमिक जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होने लगती है। किसकी, मगध साम्राज्य की। ये सबसे बड़ा यहाँ का इसके लिए प्लस पॉइंट था मगध साम्राज्य के। तो मगध साम्राज्य को इकोनॉमिक आधार देने में सबसे बड़ा योगदान इसके एग्रीकल्चर का रहा था। सो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, आयरन माइंस। अभी तक आप सब बच्चे देख चुके हैं कि जो मगध साम्राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मगध साम्राज्य के अंदर देखने को मिलेगा कि पहली बार जो आयरन की जो खाने हैं, माइंस वगैरह हैं, जिनका पता मगध की सीमा या उसकी बाउंड्री के अंदर चलता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंजेज आता है। अभी तक न केवल मैं बात करूँ, आयरन ने अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को न केवल बढ़ाया बल्कि राजनीतिक विस्तार को भी जन्म दिया। वो कैसे देखते हैं। अभी तक एग्रीकल्चर के अंदर नॉर्मल टूल्स का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बेटा इसके आने से आयरन के आने से एग्रीकल्चर टूल्स भी बनने लगे। हल वगैरह, कटाई से लेकर बुआई से लेकर हर टूल्स आयरन के बनने लगे। इस वजह से एग्रीकल्चर का बहुत तेज गति से विस्तार होता है। साथ ही साथ आयरन टूल्स के कारण बहुत सारे जंगलों को काटा जाने लगा, जिससे बहुत सारे सिटीज भी डेवलप होने लगे। साथ ही साथ एक और चीज हमको देखने को मिली कि इन टूल्स की वजह से बहुत सारे वेपन्स भी बनने लगे। वेपन्स बनने से क्या हुआ सर, तो वेपन्स बनने से बेटा हमको ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्वर्ड से लेकर जो तलवार, स्वॉर्ड जानते हैं आप अच्छे से, तलवार से लेकर जो कवच वगैरह सुरक्षा कवच होते हैं, ये सब भी आसानी से बनने लगे थे। और साथ ही साथ जो घोड़ों पे जो तेज स्पीड से चलते थे, उन पर पैरों पर बहुत सारे जख्म हो जाते थे, नासूर हो जाते थे, उनको बचाने के लिए अब घोड़े के पैरों में नाल भी लगाई जाने लगी। नाल जो लोहे की बनी हुई थी, आप सब जानते हैं, तो उस नाल की वजह से घोड़ों की स्पीड भी और ज़्यादा बढ़ गई। न केवल घोड़ों की स्पीड बढ़ी, इसने साम्राज्य की ही स्पीड को बदल के रख दिया। इसने साम्राज्यवादी विस्तारवादी जो नीति है उसको सबसे बड़ा चेंजेस प्रदान किया। तो यहाँ देखा कि लोहे के आने से मतलब एग्रीकल्चर के टूल्स में, मतलब सिटियों के विस्तार में, प्लस वेपन्स वगैरह में, ये सब बड़ा चेंजेज हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ी खासियत क्या थी
कि मगध के चारों तरफ बेटा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे जंगल देखने को मिलते हैं। तो जंगल से क्या होता है सर, यहाँ पर जंगल के कारण यहाँ पर आपको आसानी से बहुत सारे एलिफेंट भी मिलते हैं। तो एलिफेंट को किस में यूज करते थे सर, तो हम देखते हैं बेटा एलिफेंट को सबसे ज्यादा आर्मी में यूज किया जाता था, जिसमें हम देखते हैं जो नंद डायनेस्टी थी बेटा, सबसे ज्यादा इस समय मगधा के अंदर नंद डायनेस्टी ने ही एलिफेंट्स को यूज किया था। उस वजह से उसकी जो आर्मी थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। सिकंदर ने जब नंद साम्राज्य के बारे में सुना तो 1 मिनट वो सोचता ही रह गया उसकी आर्मी के कारण, और वो सबसे कारण मजबूती का कारण था एलिफेंट्स, क्योंकि उसकी अग्रिम पंक्ति इन्हीं हाथियों से सजी धजी रहती थी। तो ये भी एक मगध के राइज होने में एक प्रमुख कारण या इसका भी एक प्रमुख योगदान रहा था। ट्रेड एंड कम्युनिकेशंस, इसके साथ साथ जो व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा किसने दिया ये भी हम देख लेते हैं बेटा। ये सारे जितनी भी नदियां हैं या ट्रेड रूट्स हैं, इन सबको भी यहाँ से हम देख सकेंगे। इसके आधार पर हम जब भी देखते हैं तो देखिए ये जितनी भी नदियां जहाँ से यहाँ से देखें, इस क्षेत्र में देखें या बंगाल तक आप चले जाइए, तो ये सारा जो क्षेत्र है नदियों से भरा पूरा है। जो गैंगेटिक बेल्ट है, इन सब पूरे क्षेत्र में बहुत सारी नदियों का जाल बिछा हुआ है। तो जो आप देखेंगे जब भी यहाँ पर, जब बिहार के अंदर जब आप देखने जाएंगे, सो मगध है, मगध ये वाला यहाँ पर आपको मगध दिखाई देगा, इस वाले बेल्ट में मगध दिखाई देगा। तो इस मगध के चारों ओर इधर गंगा भी है, नीचे सोन भी है, आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इन नदियों के जाल के कारण यहाँ बहुत सारा ट्रेड रूट इन नदियों के रास्तों से होता था। उस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स भी प्राप्त होता था और इनका जो व्यापार वाणिज्य और ज़्यादा बढ़ता था। तो ये सबसे बड़ा इनको बेनिफिट होता है, किसको, मगध को, और इसी ने इनके आर्थिक क्षेत्र के विस्तार को और ज़्यादा विस्तृत करने में और ज़्यादा हेल्प की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें आपको देखेंगे एम्बिशियस किंग्स एंड देयर पॉलिसीज, जो महत्वाकांक्षी शासक, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, हर्यक डायनेस्टी से लेकर शिशुनाग डायनेस्टी से और नंद डायनेस्टी, इन तीनों प्रमुख डायनेस्टी में फाउंडर से लेकर बाकी लास्ट तक के जो किंग्स थे, वो न केवल अपने क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया, इसके साथ साथ उन्होंने आर्थिक विस्तार को भी जन्म दिया। यहाँ पर बिंबिसार देखें, इन्होंने जो वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने क्षेत्र की सीमाओं को सुरक्षित भी किया और क्षेत्र का विस्तार भी किया। अजातशत्रु ने साम्राज्यवादी नीति को अच्छे से यूज किया और बहुत सारे क्षेत्रों पर चढ़ाई करके अपने मगध साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे नंद डायनेस्टी के शासक को भी, महापद्म नंद हो या कोई और शासक हो, उन्होंने भी इन्हीं पॉलिसीज के आधार, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टॉपिक के अंत में जो सिविल सर्विसेज के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, और ऐसा ही हम करते हैं, लेकिन हम यहाँ मोस्टली इसमें बेसिक क्वेश्चंस को ज़्यादा उठाने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बिंबिसारा, कि बिंबिसार का अदर नेम या निक नेम क्या था। तो आपने पहले देखा होगा कि टॉपिक के स्टार्टिंग में कि जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग बिंबिसार का नाम श्रोणिक था। तो क्या श्रोणिक है, देख लेते हैं। पहला ही वर्ड आ जाता है श्रोणिका, तो हमारा आंसर करेक्ट होता है। अब इसके साथ साथ मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूं कि श्रोणिक में सबसे ज़्यादा बातें सुनता था, ऐसा सोच सकते हो आप, ठीक है। इसके साथ एक और ऐड कर देते हैं कि इनका नाम श्रोणिक था और अजातशत्रु का क्या नाम था, कुणिक। क्या नाम था, कुणिक, याद रहेगा ना। हाँ, तो ये इन दोनों के नाम थे, इसका नाम श्रोणिक और अजातशत्रु का कुणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग नेक्स्ट अंगा टू मगधा, कहते हैं मगध साम्राज्य में अंग को मिलाने वाला कौन शासक था। तो अभी तक आपने देखा कि क्या वो चंद्रगुप्त था, नहीं भाई गलत है। क्या अशोक था, नहीं गलत है। क्या समुद्रगुप्त था, नहीं गलत है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बिंबिसार ही वो शासक था जिसने अंग प्रदेश को मगध में मिलाया था, क्योंकि इसने 3 जगह तो वैवाहिक स्थिति के द्वारा
अपनी सीमाओं का विस्तार किया, और एक वही क्षेत्र था जो अंगा, जिसको सैन्य बल के द्वारा अपने साम्राज्य में इंक्लूड किया। सो हमारा राइट आंसर होता है क्या है, बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was the contemporary rulers of Alexander the Great among the following? कहते हैं महान शासक सिकंदर का समकालीन कौन था, जिसमें हम देखते हैं क्या अशोक था, नहीं अशोक का टाइम पीरियड अलग है। क्या बिंदुसार था, नहीं यह हर्यक डायनेस्टी का था, तो ये भी नहीं था। क्या चंद्रगुप्त मौर्य था, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन जब वो अटैक करने आता है तब ये नहीं था। तो अटैक करने कौन था, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि धनानंद इस समय भारत का शासक है जो नंद डायनेस्टी का रिप्रेजेंटेटिव या नंद डायनेस्टी पर के रूप में रूल कर रहा है इस समय भारत में। तो इसी को देखकर वो बहुत सारे इतिहासकार धनानंद के बारे में भी मतलब वर्णन करते हैं कि वो इस समय भारत का सबसे पावरफुल शासक है। सो हमारा आंसर निकलता है क्या, धनानंद, और ये नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेड? कि पहली बौद्ध समिति कहां पर हुई थी? अब पहले थोड़ा सा डिटेल में आपको यहां बता सकता हूं। पहली बौद्ध समिति राजगृह, सेकंड वैशाली के अंदर, थर्ड हुई थी कहां बेटा, पाटलिपुत्रा में, और फोर्थ रहेगी कश्मीर के अंदर। तो ये आप याद रखना, पहली राजगृह के अंदर, सेकंड वैशाली के अंदर, और थर्ड थी कहां पर, पाटलिपुत्रा में, और फोर्थ थी कहां पर, कश्मीर के अंदर। ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आईएएस पीसीएस एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अभी क्या, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेड? क्या वैशाली? नहीं भाई, सेकंड हुई थी, तो ये गलत हुआ। बोध गया? नहीं, या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को। तो क्या राजगृह? तो हाँ, राजगृह में फर्स्ट बौद्ध सन्नति हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का पहला स्पीच था। तो हमारा राइट आंसर निकल के आता है कौन, राजगृह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was the last ruler of नंदा डायनेस्टी? सो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था कि सिकंदर का समकालीन कौन था, वहां पर अभी मैं एक्सप्लेन करके आया हूं। तो ये समुद्रगुप्ता, गुप्त डायनेस्टी, चंद्रगुप्ता सेकेंड, ये भी गुप्ता डायनेस्टी। अब यहाँ महापद्म नंदा ये फाउंडर थे। तो इसका मतलब अब हमारे पास बचते हैं धनानंदा। लेकिन इसका मतलब बचते हैं तो ऐसा नहीं मानेंगे बचा हुआ है वही है, लेकिन आप सबको पता है कि ये सिकंदर का सबसे समकालीन शासक है। और मौर्य डायनेस्टी जब चंद्रगुप्त था शासक मौर्य डायनेस्टी का, वो धनानंद को पराजित करके ही मौर्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करता है। तो इस वजह से हमारा ये आंसर करेक्ट होता है, और ये कौन था, धनानंद। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यका डायनेस्टी? जो हमने पहले ही देखा था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के आधार पर जो पहली जो डायनेस्टी है वो कौन सी, हर्यक डायनेस्टी, और उसके फाउंडर का भी नाम दिया गया था क्या, बिंबिसार था। बात सही है कि हर्यक डायनेस्टी का जो शासक था वो बिंबिसार था। तो अजातशत्रु कौन था, ये इनके बेटे थे। बिंदुसार कौन है, अशोक के पिता हैं, और ये स्वयं अशोक हैं। तो हमारा आंसर क्या है, बिंबिसार। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेड? मैंने पहले ही बता चुका था, पहली राजगृह में, सेकेंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्रा, और फोर्थ कश्मीर। तो अब इसमें से सेकेंड वाली में देखते हैं, तो वैशाली अब ढूंढते हैं। राजगृह नहीं, फर्स्ट हुई थी, गलत। विराटनगर अलवर में है, तो वैशाली क्या है ये, तो हमारा आंसर क्या होता है, वैशाली। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आता है, वैशाली। वैशाली था जहां पर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई थी। ओके, कुशीनगर आपको पता ही है, यहाँ पर कुशीनगर नहीं था, तो ये भी गलत। तो हमारा आंसर परफेक्ट क्या है, वैशाली। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नॉट रूलर ऑफ द हर्यका डायनेस्टी? यहाँ पर हर्यक डायनेस्टी का शासक कौन नहीं है, देखते हैं। अजातशत्रु ये तो था बिंबिसार के बाद में। नागा दशक ये अंतिम शासक था, ठीक है। क्या बिंबिसारा ये फर्स्ट शासक है? तो क्या बिंदुसार
तो बिंदुसार था कि नहीं था? अब कन्फ्यूजन है, लास्ट है तो इसका मतलब सही हो गया? नहीं, हमेशा कभी ऐसा मत सोचो ये है तो, हालांकि हम गैस करके ऐसा मान लेते हैं कि यही है, तो वैसा भी मान लीजिए, लेकिन वैसे भी नॉलेज के आधार पर भी याद रखिए बिंदुसार वॉज द फादर ऑफ अशोका। तो अशोक के पिता हैं तो मौर्य डायनेस्टी के हुए, तो इससे डायरेक्ट ये है कि ये हर्यक डायनेस्टी के शासक नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर क्या है? क्या है? बिंदुसार। तो बिंदुसार हर्यक डायनेस्टी से संबंध नहीं रखते थे। तो इसी प्रकार हमने जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा बच्चों के बीच में, और लाइक कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक मिल सके। नमस्कार।